गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी जो आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है आरोह भाग 2, इससे जो कविता नंबर 4 कैमरे में बंद अपाइज, यही आज का हमारा उपविषय कैमरे में बंद अपाइज। इस कैमरे में बंद अपाइज कविता के जो कवि है वो है रघुवीर साय जी। सर्वप्रथम हम रघुवीर साय जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। जो रघुवीर साय जी है ना, रघुवीर साय जी दूसरा तार सप्तक के कवि रहे हैं। अब ये तार सप्तक होता क्या है, इसके रचयिता कौन थे, ये जानने की कोशिश करें। जो कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अजय जी हैं, उन्होंने 4 रचनाएं लिखी। उसमें प्रथम तार सप्तक 1943 यानी कि 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरा 1951 में। तीसरी जो उनकी रचना थी 1959 में और चौथी रचना 1960 में। ये प्रकाशित नहीं हुई, सिर्फ इनकी ये 3 रचनाएं प्रकाशित हुई। और जो कवि रघुवीर साय जी हैं, ये दूसरे सप्तक यानी कि जो 1951 में जो रचना थी, जो प्रकाशित की थी कवि सच्चिदानंद हीरानंद जी ने, उस रचना के दरमियान आते हैं। और इस तार सप्तक में कवि सच्चिदानंद हीरानंद जी ने जितने भी साहित्यकार लिए, एक रचना में 7 साहित्यकार लिए थे। 4 रचनाएं थी, चौथी उनकी प्रकाशित नहीं हुई। 3 रचनाएं थी, यानी कि 21 साहित्यकारों को उन्होंने सम्मिलित किया था। और उनकी एक और खासियत रही, इसमें किसी भी जो महिला साहित्यकार है उसको नहीं लिया, सिर्फ जो भी पुरुष साहित्यकार है उन्हें उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया। तो सर्वप्रथम हम कवि रघुवीर साय जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं। इनका जो जन्म है सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्होंने वहीं से यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में एमए अंग्रेजी में पास किया। एमए अंग्रेजी में पास करने के बाद ये पत्रकारिता से जुड़ गए और इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की। कौन कौन सी? प्रतीक पत्रिका व कल्पना। ये 3 पत्रिकाओं के ये मुख्य सदस्य के रूप में रहे, यानी कि इन्होंने प्रकाशित किए। आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये जुड़े रहे। 1971 से 1982 तक प्रसिद्ध जो पत्रिका थी दिनमान पत्रिका में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण से इस साहित्य सेवा भावना के कारण से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंत में दिल्ली में सन 1990 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। जो रघुवीर साय जी हैं, ये हिंदी साहित्य के एक सफल कवि हैं और इन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई वो समकालीन समाज में अपनी लेखनी चलाई। इनकी जो रचनाएं काव्य संग्रह है वो जान लीजिए। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये इनके क्या है? काव्य संग्रह है। जो ये हमारे पाठ्यक्रम में कैमरे में बंद अपाइज नामक जो कविता है, ये किसका अंश है? ये अंश है आत्महत्या के विरुद्ध। ये मुख्य रचना है और इस मुख्य रचना का ये अंश है कैमरे में बंद अपाइज, यानी कि इसका ये एक पार्ट है।
इनकी काव्यगत जो विशेषताएं रही है, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। उसमें चाहे समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई है, चाहे समाज में जो एक अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का शोषण करता है, उसके संदर्भ में इन्होंने अपनी रचना में बताया। समाज में जो जिस भी तरह की विडंबना है, उसका भी यथार्थ चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। फिर इनकी जो काव्यगत विशेषता के तौर पे आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने मध्य वर्गीय जीवन के बारे में भी बताया है। मध्य वर्गीय जीवन के बारे में, मध्य वर्गीय जीवन का इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने अपने काव्य मध्य वर्गीय जीवन में जो लोगों के समक्ष जो तनाव है, जो दुख है, उनके विषय में बताया। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। रघुवीर साय जी ने जैसा कि बताया है कि भ्रष्टाचार का यथार्थ जो इन्होंने चित्रण किया है, इन्होंने बताया है कि लोकतंत्र में जो व्याप्त, लोकतंत्र में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि के बारे में इन्होंने मार्मिक चित्रण किया, इसका गहराई से चित्रण किया है। इन्होंने अदम्य जिजीविषा का चित्रण भी किया। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज पर एक व्यंग्य भी लगाया है, व्यंग्यात्मकता भी इन्होंने दिखाई है। व्यंग्यात्मकता के तौर पर जैसा कि इन्होंने बताया, समाज में भ्रष्टाचार, शोषण, राजनीतिक अस्थिरता, जीवन मूल्यों की गिरावट, तरह तरह की जो बुराइयां हैं, उन पर इन्होंने क्या किया, एक गहन व्यंग्य इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। जो भी इनकी काव्यगत विशेषता है, आगे अगर बढ़ते हैं तो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना भी है। राजनीति के बारे में बताया इन्होंने, और हमारे देश की जो संस्कृति है, उसके संदर्भ में बताया। अगर इनकी भाषा पर विचार किया जाए, तो रघुवीर साय कला के प्रति सजग कवि हैं। इनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता भी है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनकी विशेष पहचान है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम तद्भव विदेशज भाषाओं के शब्दों का भी समायोजन अपनी रचनाओं में किया। इनके काव्य मुहावरों से अलग सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर अलंकारों के रूप में अगर चले, तो इन्होंने अपनी रचनाओं में सभी प्रकार के, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रश्न अलंकार, मानवीकरण, सभी प्रकार के आ जाएंगे। अगर शक्तियों के तौर पर चले, तो इन्होंने तीनों शक्तियों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। अभिधा सत्शक्ति, अभिधा का अर्थ क्या होता है कि जब बात सीधे शब्दों में बताई जाती है। और लक्षणा सत्शक्ति, लक्षणा जब कोई भी पंक्ति है या कोई भी बात है, तो उसको एग्जाम्पल देकर बताया जाता है, तो वहां पर लक्षणा सत्शक्ति होती है। और व्यंजना सत्शक्ति, जब इन दोनों सत्शक्तियों से किसी भी पंक्ति का कोई अर्थ नहीं निकल पाता, तो उस समय व्यंजना सत्शक्ति का सहारा लिया जाता है। इस महान साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। और जो बिंब है, बिंब इन्होंने स्टिक बिंबों का प्रयोग किया है, यानी कि इन्होंने जो चित्रात्मक बिंब है, यानी कि जो दृश्यात्मक बिंब है, जो जैसा इन्होंने देखा है उसे वैसा ही प्रकट कर देना। बिंब का अर्थ क्या होता है? बिंब का अर्थ होता है आईना, दर्पण, शीशा, जो हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देखते हैं। तो ये इनकी काव्यगत विशेषता रही। अब कविता का जो सारांश है, 2 मिनट के लिए आप कविता का सारांश जान लीजिए। कवि इसमें क्या बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है।
कवि ने इस कविता में बताया कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने और किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो ये दूरदर्शन वाले होते हैं, ये दूरदर्शन वाले, ये जो टेलीविजन वाले किसी भी कमजोर या अपाहिज व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं और उससे वो जो अपाहिज व्यक्ति है, उस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह से के ये क्या करते हैं, सवालों पर सवाल करते हैं। वो जब तक वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता अच्छे से, तभी ये क्या कर लेते हैं, ये दूसरा सवाल उसके समक्ष प्रकट कर देते हैं। किसके समक्ष प्रकट कर देते हैं ये? उस अपाहिज व्यक्ति के समक्ष। तो फिर कवि ने इसमें बताया है कि उसे कैमरे के आगे बार बार लाया जाता है, यानी कि अपाहिज व्यक्ति को ये जो टेलीविजन वाले हैं, ये दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के आगे बार बार लाते हैं और बार बार उस अपाहिज से सवाल पूछते कि आप अपाहिज कैसे हुए, क्या आपको अपाहिज होना सुखद लगता है या दुखद लगता है? अगर अगर दुखद लगता है, दुख से भरा हुआ ये जो आप अपाहिज हुए हो, जो आप विकलांग हुए हो, तो आपको ये विकलांग होने पर कैसा महसूस होता है? इस तरह से वो जो दूरदर्शन वाले हैं, जो संचालक है, वो उस विकलांग व्यक्ति से, उस शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, उससे वो क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं। तो इस तरह से वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूर संचार वाले यानी कि दूरदर्शन वाले स्वयं प्रतिक्रिया भी प्रकट करते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति से भी क्या करते हैं, तरह तरह से सवाल जवाब करते हैं। इस तरह से अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ पूछ कर उस व्यक्ति को आखिर में क्या कर देते हैं, रुला देते हैं और दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस व्यक्ति की आंसू भरी आंखों को दिखाया जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन वाले बार बार एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, उससे वो क्या करते हैं, बार बार तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो सके और ज्यादा से ज्यादा जो दर्शकगण है वो उसे देखे, जो श्रोतागण है वो उसे सुन पाए और विश्व में, संसार भर में उनका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वाहवाही लूटे यानी कि प्रसिद्ध हो। यहाँ पर अगर एक मूल सारांश अगर सिर्फ एक या दो पंक्ति में हम प्रकट करें तो वो क्या है कि जो कार्यक्रम ये जो टेलीविजन वाले हैं ना, टेलीविजन वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी कमजोर व्यक्ति या फिर किसी अन्य व्यक्ति के दुख दर्द से इन्हें कोई भी मतलब नहीं होता। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उससे तरह तरह से सवाल करते हैं, उस व्यक्ति से तरह तरह से वो उसके दुख दर्द को बार बार उजागर करने की कोशिश करते ताकि वो रोए और उनका जो कार्यक्रम है वो अच्छे से सक्सेस हो, अच्छे से सफल हो पाए। ये जो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो ये दूरदर्शन वाले हैं तो इन पर एक कटाक्ष व्यंग्य किया है। जो ये पूरी कविता है, इस पूरी कविता में करुण रस विद्यमान है, इस पूरी कविता में अविदा शक्ति का प्रयोग है, इस पूरी कविता में मुख छंद का प्रयोग है और दृश्य बिंब तो है ही है, क्योंकि ये सभी इस तरह के जो कार्यक्रम है हम प्रतिदिन दूरदर्शन पर क्या करते हैं, देखते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस कविता को।
कविता को शुरू करते हैं। पेन पेंसिल निकाल लीजिए ताकि जो कुछ आपको काव्य सौंदर्य बताया जाए वो साथ के साथ में आप लिखते जाना। कैमरे में बंद अपाइज, ये हमारी कविता है। आज का हमारा विषय यही है। तो शुरू करें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। है वर्ण की आवृत्ति से और व्यावरण की आवृत्ति से, व्यावरण की आवृत्ति से, यानी कि हम, पहली पंक्ति में हम है, दूसरी पंक्ति में हम है, तीसरी पंक्ति में हम है। तो इस तरह से है और मैं, अंत में मैं वर्ण और शुरुआत में है वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तो और फिर बोलेंगे और बंद में भी अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तो जानिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज हैं, प्रश्नशाली है। तो आप क्यों अपाइज हैं? आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब ये जो पंक्तियां हैं, ये इन पंक्तियों में कौन बोल रहे हैं? इन पंक्तियों में बोल रहे हैं दूरदर्शन के जो संचालक है, वो बोल रहे हैं। और वो बताए, उनके माध्यम से दूरदर्शन के जो संचालक है वो एक अपाहिज व्यक्ति से सवाल जवाब करते हैं। तो सर्वप्रथम आप जो इन पंक्तियों में कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जान लीजिए, साथ में लिखते जाना। समर्थ, समर्थ का अर्थ क्या होता है? योग्य, काबिल, किसी काम को करने के लायक होना। शक्तिवान, शक्तिवान का अर्थ क्या होता है? ताकतवर, मजबूत। दुर्बल, दुर्बल का अर्थ क्या होता है? कमजोर। अपाहिज, अपाहिज क्या होता है? जिसका कोई एक अंग काम न करता हो, बेकार हो गया हो, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति, फिजिकली हैंडीकैप्ड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। अपाहिज का अर्थ यह है यानी कि विकलांग। अगर मूल अर्थ निकाल लेना इसका तो वो क्या बन जाएगा? विकलांग व्यक्ति। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए, अनुवाद जानिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। दूरदर्शन के जो संचालक है, दूरदर्शन के संचालक अपने आप को क्या मानते हैं? ताकत, वो अपने आप को काबिल मानते हैं और अपने आप को वो ताकतवर समझते हैं। किसी भी काम को करने में वो अपने आप को समर्थ मानते हैं कि हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को अच्छे से, इसको सुचारू रूप से इसमें हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे, इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इस प्रकार से जो दूरदर्शन के जो संचालक है वो अपने आप को योग्य और शक्तिमान मानते हैं, योग्य और ताकतवर मानते हैं। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो वो अपनी बात को, जो दूरदर्शन के संचालक है, वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए यानी कि दूसरों तक भेजने के लिए अपने आप को क्या मानते हैं? काबिल मानते हैं, समर्थ मानते हैं। और फिर वो जो दूरदर्शन के संचालक है वो कहते हैं हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। जो दूरदर्शन के जो संचालक है वो कहते हैं अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, वो क्या कहते हैं कि हम कैमरे के सामने एक शारीरिक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे। हम कैमरे के सामने एक बंद कमरे में बैठा आकर उससे क्या
पूछेंगे, तरह तरह से सवाल जवाब करेंगे, उसकी संवेदनहीनता को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके दुख दर्दों को जानेंगे हम। कौन कहते हैं ये बातें? जो दूरदर्शन के जो संचालक गण है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। संचालक कहते हैं कि हम बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे और इस तरह से उस अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे, अगली पंक्ति में जानिए, उससे पूछेंगे तो आप क्या है अपाहिज? तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? तो उससे विकलांग व्यक्ति से पूछेंगे। कौन पूछेंगे? दूरदर्शन के जो संचालक है वो पूछेंगे कि आप बताइए क्या क्या आप अपाहिज हैं? वह अगर वो जो अपाहिज व्यक्ति है, वो अपाहिज व्यक्ति अगर उनके इस सवाल का जवाब देता है तो इससे पहले ही, जब तक वो अपाहिज व्यक्ति दूरदर्शन के संचालकों का दूरदर्शन के संचालकों ने जो उस अपाहिज व्यक्ति से सवाल किया है कि क्या आप अपाहिज है, जब तक वो अपाहिज व्यक्ति उनके इस सवाल का जवाब दे पाता है, उससे पहले ही वो जो दूरदर्शन के संचालक है उससे दूसरा सवाल कर लेंगे। दूसरा सवाल क्या करेंगे? तो आप क्यों अपाहिज है? उससे दूसरे सवाल के तौर पर वो पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज हुए? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है ना, अपाहिज व्यक्ति उनके पहले सवाल का जवाब दे नहीं पाता। जब तक वो पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, उससे पहले ही वो जो दूरदर्शन के संचालक है वो उस जो जवाब को उस प्रश्न के जवाब को जानने से पहले ही उनसे, उस अपाहिज व्यक्ति से, उस कमजोर व्यक्ति से, उस विकलांग व्यक्ति से वो जवाब पूछ लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। और वो अगला सवाल क्या पूछते हैं कि आप क्यों अपाहिज हुए? यह जो सवाल होता है उनका, दूरदर्शन के संचालकों का, ये बड़ा बेतुका सवाल होता है, इसका कोई तुक नहीं होता, लेकिन वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। अगली पंक्ति में आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। इसलिए ये जो सवाल उन्होंने किया, कौन सा सवाल उन्होंने किया? दूसरा सवाल, आप क्यों अपाहिज हुए? ये जो सवाल है दूरदर्शन के संचालकों द्वारा अपाहिज व्यक्ति से जो पूछा गया है, ये सवाल उनका बेतुका होता है। इस प्रकार से अपाहिज इस पर क्या रहेगा? बिल्कुल ही चुप रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल मौन रहेगा। वो किसी तरह से कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा और तब उसके दुख को और खदेड़ने की कोशिश की जाएगी। किसके द्वारा? दूरदर्शन के जो संचालक गण है उनके द्वारा उस अपाहिज व्यक्ति के दुख को और खदेड़ने की कोशिश की जाती है और उनसे फिर से सवाल पूछा जाता है कि आपका अपाहिजपन होना, आप जो ये विकलांग हुए हो, ये विकलांगता आपको कभी न कभी दुख तो देती होगी। ये जो आप अपाहिज हुए हो, ये अपाहिजपन होना, ये विकलांग होना, ये आपको कभी न कभी दुख तो देता होगा। अगले सवाल पे, यानी कि वो दो सवाल तो उन्होंने पहले से ही पूछ लिए उस अपाहिज व्यक्ति से, और फिर तीसरे सवाल पर उन्होंने क्या पूछा कि आपको अपाहिज होना आपको क्या करता होगा? दुख तो देता ही होगा। इस पर भी अपाहिज, इस पर भी जो विकलांग व्यक्ति है, इस सवाल पर भी विकलांग व्यक्ति क्या रहता है? बिल्कुल ही चुप रहता है, मौन रहता है। तो फिर उसे बार बार पूछा जाएगा, बार बार क्या पूछा जाएगा कि आपका अपाहिजपन होना आपको सचमुच में दुख तो देता ही होगा। जरा आप बताइए कि आप अपाहिज कब हुए? आप
इस अपाहिजपन से आपको सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होता है? जरा आप बताइए। बताइए कि आप अपाहिज होने के कौन से कारण हैं? किन कारणों से अपाहिज, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? अगर हैं तो वो कौन से कारण है जिससे आपको दुख होता है? इस तरह से वो जो दूरदर्शन के संचालक है, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस कमजोर व्यक्ति से क्या करते हैं? बार बार लगातार सवाल जवाब करते रहते हैं। तो आगे जानिए। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और इस सवाल के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। यानी कि वो जो दूरदर्शन के जो संचालक है, वो दूरदर्शन के संचालक अपने कैमरे के माध्यम से उस दुखी व्यक्ति के चेहरे को और ज्यादा विस्तार पूर्वक और ज्यादा बड़ा करके दिखाएंगे, ताकि लोग, जो दर्शकगण है, जो श्रोतागण है, उनके उस दुखी चेहरे को अच्छे से देख पाए, उनके प्रति संवेदनशीलता प्रकट करे, अपना अपने जो भाव हैं, जो दर्शक हैं, वो दर्शकगण, वो श्रोतागण अपने अंदर की जो फीलिंग है उनके प्रति प्रकट करे, ताकि और लोगों की जो नजरें हैं, लोगों की नजरें किसके प्रति हो? लोगों की नजरें उस अपाहिज व्यक्ति के चेहरे की ओर हो। फिर वो उससे उत्तेजित करके फिर से उसे पूछेंगे, दोबारा से फिर उसे, कौन? जो दूरदर्शन के संचालक है ना, वो दोबारा से फिर उससे पूछेंगे कि आप बताइए, आप अपने दुख के बारे में थोड़ा सा तो बताओ कि आपको ये दुख कब हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से ये दुख है? अगर आप वर्तमान में भी अपने इस अपाहिजपन से, आप अपने इस अपाहिजपन से वर्तमान में दुखी हो या सुखी हो? अगर सुखी हो तो कैसे हो, किन कारणों से हो? अगर दुखी हो तो किन कारणों से? जल्दी से आप बताइए, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो कम है, समय व्यतीत हो रहा है, हमें दूसरा कार्यक्रम भी दर्शकों तक पहुंचाना है। इस तरह से आप अपने दुख के बारे में हमको बताएं, और इस तरह से संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता, वो बिल्कुल चुप रहता, मौन रहता है। उसको ऐसा बना देते हैं कि अंत में वो कुछ भी ना बोलकर, कुछ भी ना बोलकर, उनके सवालों का जवाब ना देकर अंत में वो क्या करता है? अंत में वो रोना शुरू कर देता है। और जब उस अपाहिज व्यक्ति ने रोना शुरू कर दिया तो संचालक, दूरदर्शन के जो संचालक गण है, वो ऐसा मानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सक्सेस हो गया। हम जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को दिखा रहे थे, उस उद्देश्य में हमने सफलता प्राप्त कर ली। ये अर्थ है इन पंक्तियों का। अब काव्य सौंदर्य जान लीजिए। समस्त पद में मुक्त छंद तो है ही है, और कवि ने इसमें जो अपाहिज व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट किया, अपनी फीलिंग्स प्रकट किया। खड़ी बोली का प्रयोग है, क्योंकि सीधे शब्दों का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग है, जो बादशाली है वो सहज सरल है। और इसमें इन पंक्तियों में शब्दों का भी प्रयोग है, क्योंकि समर्थ जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। समर्थ जो शब्द है वो किसका, कौन सा है, क्या है? संस्कृत शब्द है। इस तरह से इसमें क्या है, इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव का, विदेशी शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। अनुप्रास अलंकार तो है ही है, साथ के साथ में इसमें क्या है, प्रश्न अलंकार भी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगे हुए, प्रश्नशाली है। और दृश्य बिंब है। मुक्त छंद का प्रयोग तो मैंने बता ही दिया आपको। अविदा शब्द शक्ति है, और अविदा शब्द शक्ति के साथ साथ इसमें क्या है, जो रस है,
जो कि आप 10वीं कक्षा में पढ़कर भी आ चुके हो, करुण रस। क्योंकि यहाँ पर कवि के अंदर से जो स्थायी भाव निकलता है वो कैसा निकलता है? शोक का भाव, दुख का भाव कवि के अंदर से निकल रहा है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है? करुण रस। अगर इन पंक्तियों में 4-5 सवाल किए जाएं, 4-5 प्रश्न पूछे जाए इस तरह से, पहला जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? कौन दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? जो दूरदर्शन के संचालक है वो दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? वो दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ और शक्तिमान है, हम समर्थ और ताकतवर है। फिर इन पंक्तियों में क्या व्यंग्य छिपा हुआ है? इस काव्यांश में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इस काव्यांश में कवि ने सिनेमा जगत व उन असमर्थ व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो अपनी विकलांगता को बेचना चाहते हैं, जो अपनी विकलांगता को क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कवि ने व्यंग्य किया है और जो सिनेमा जगत है उस पर कवि ने व्यंग्य किया है। ये इन दो बातों पर कवि ने क्या किया? व्यंग्य किया। एक सिनेमा जगत और दूसरा असमर्थ व्यक्ति जो अपनी असमर्थता को क्या करना चाहते हैं? अपनी विकलांगता को बेचना चाहते हैं। तीसरा जो सवाल अगर इसमें किया जाए, पूछा जाए तो वो क्या बनेगा? हम कैमरे के सामने अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे? हम कैमरे के इसका जो जवाब बनेगा, क्योंकि व्याख्या में भी आप पढ़ चुके हो, हम कैमरे के सामने अपाहिज से यह प्रश्न पूछेंगे कि पहला जो प्रश्न पूछेंगे वो क्या पूछेंगे? आप क्यों अपाहिज है? आप क्यों अपाहिज है? दूसरा जब हम प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या होगा? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? अगर दुख देता है तो वो कौन से कारण है जिनसे आपको दुख मिलता है? इस तरह से जो अगर इसमें चौथा सवाल किया जाए, चौथा सवाल होगा अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज व्यक्ति दूरदर्शन संचालकों को क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज व्यक्ति दूरदर्शन संचालकों को अपने दुख के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा। जब तक वो उनके एक सवाल का जवाब दे पाता है, दे पाने की कोशिश करता है, तभी वो जो दूरदर्शन के संचालक है उनसे दूसरा सवाल कर डालते हैं और इस तरह से उसे उस अपाहिज व्यक्ति को वो दूरदर्शन के जो संचालक गण है वो बोलने का समय ही नहीं देते। सवाल पे सवाल लगातार उनसे सवाल पूछते हैं। तो इस तरह से इन पंक्तियों में ये 4-5 जो सवाल है वो बनेंगे। अब आगे चलिए, सोचिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसको उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करें। यानी का मतलब क्या? यानी का अर्थ क्या होता है? मतलब, अवसर, मौका। और रोचक, रोचक क्या होता है? दिलचस्प। रोचक क्या होता है?
दिलचस्प, खुद, अपने आप, कोशिश, प्रयास, इंतजार, प्रतीक्षा और वास्ते के लिए। इन पंक्तियों का अर्थ, इनकी व्याख्या हम बाद में जानेंगे। अभी आपको